नाम देता है वो पहले कभी नहीं सुना है। मैं नाम कमाया फिर बिहार में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ की खास पेशकश। आखिर किसने ली थी सीएम की हत्या की सुपारी। पिछले भाग में हमने आपको बताया था दिलीप होटल, लखनऊ का जो तब दिलीप होटल था, उसमें किस तरीके से श्री प्रकाश ने गोलियां बरसाई थी और कितनी उस घटना की चर्चा हुई। अब हम आपको बताने वाले हैं इस एपिसोड में लखनऊ का एक ऐसा किडनैपिंग कांड जिसको लेके पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मच गया था। मूलराज अरोड़ा लखनऊ के बहुत बड़े बिल्डर थे। आशा अपार्टमेंट्स के नाम से उन्होंने लखनऊ में अपार्टमेंट्स का कारोबार शुरू किया था और आशा अपार्टमेंट्स फेज़ 1, फेज़ 2। इसके अलावा आपको याद होगा कि लखनऊ का एनईआर का जो रेलवे स्टेशन था उसका भी बताते हैं पूरा निर्माण जो है मूलराज अरोड़ा ने कराया था। लखनऊ के बड़े बिल्डर थे, बड़े आदमी थे और बड़ा उनका नाम था। अब चूंकि श्री प्रकाश लगातार हत्याएं करने के बाद उसका खौफ हद से ज़्यादा बढ़ गया था और उतनी ही उसकी पैसों की चाहत भी बढ़ती जा रही थी, पैसों की ज़रूरत, और वो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, राजनीति में भी उसका प्रवेश करना चाहता था। तो उसने क्या किया कि अब जो है फिरौती का कारोबार शुरू किया। मूलचंद अरोड़ा के पास फ़ोन जाता है और कहा जाता है कि 3 करोड़ रुपए दे दो वरना तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। अब मूलचंद अरोड़ा तो पहले उसको थोड़ा सा हल्के में लेते हैं। फ़ोन लगातार जब आने लगते हैं तो उनकी बेटी फ़ोन उठाती है। जब उनकी बेटी फ़ोन उठाती है तो उनको भी उसी तरीके की धमकियाँ दी जाती हैं, अश्लील बातें कही जाती हैं और कहा जाता है कि बहुत जल्दी तुम्हारे सर से तुम्हारे बाप का साया उठने वाला है। खौफ का वातावरण बनता है, फ़ोन नौकर उठाने लगता है। दूसरी तरफ से इतनी ख़तरनाक धमकियाँ दी जाती हैं कि वो भी खौफ खा जाता है कि आखिर कौन है। मूलचंद अरोड़ा ये भी जानते थे कि पुलिस के पास सिर्फ जाने से उनकी बात नहीं बनने वाली है। हालांकि उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत बड़े बड़े लोगों से थे, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों से थे, लेकिन वो ये बात समझ रहे थे कि ऐसा ना हो कि हमको कुछ उल्टा इसका भुगतना पड़ जाए, क्योंकि फ़ोन करने वाला लगातार ये धमकी दे रहा था कि अगर पुलिस के पास गए तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला, उससे जब उसका नाम हो गया था, वो एक तरीके से बहुत बड़ा स्टार के रूप में भी देखा जाने लगा था कि जो युवा थे उनके लिए भी वो एक जो है प्रेरणा स्रोत जैसा बनता जा रहा था, क्योंकि उसका जो टेरर था पुलिस के ऊपर लोगों में, उससे उस वक्त के जो नवयुवक थे वो थोड़ा अट्रैक्ट होते थे। उसने उसका फ़ायदा उठाया, उन नवयुवकों को जो है लगाया लखनऊ में, और जो बड़े बड़े लोग थे उनसे उनकी डिटेल निकलवाता था। उसको वो कुंडली कहता था, कुंडली निकालना। तो उसने मूलचंद अरोड़ा जैसे लोगों की भी कुंडली निकलवा रखी थी और उसके पीछे उसका मकसद होता था कि सुबह से लेकर रात तक जो उनकी दिनचर्या होती थी, कब वो घर से निकले, कब कहाँ गए, किससे किससे मिले, कितने लोग उनके साथ थे। सपोज जैसे लखनऊ में रेमंड्स वाले थे, उनको जब इसने फ़ोन किया तो उनसे बताया कि आज आप फला टाइम निकले, फला टाइम वहाँ गए, शाम को आप जो है प्रकाश कुल्फ़ी वाले के यहाँ गए, 4 डिब्बे आपने लिए, वो लड़का आपको कार तक जो है पार्सल पहुँचाने आया, आपने पीछे के उस पर रखा। तो वो इंसान भी चौंक जाता था कि कौन इतनी ज़बरदस्त माइन्यूट हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो उससे वो खौफ भी पैदा होता था उसके अंदर। मूलचंद अरोड़ा के साथ यही था कि जब लगातार उनको धमकियाँ मिल रही थी, लेकिन उन्होंने मतलब जो है कह रखा था कि अरे नहीं, मेरे पास पैसा है नहीं, वो लगातार इनकार भी करते जा रहे हैं। आखिर 13 मई 1997 मूलचंद अरोड़ा का एक ऑफिस है हजरतगंज में। वो अपने उस ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे और बैठे हुए थे। तभी श्री प्रकाश अपने दोस्तों के साथ पहुंचा और हालांकि उनका एक गनर भी था जो वहाँ पे खड़ा होता था। ये लोग पहुँचे और सबसे पहले उसको ही AK-47 दिखा के इतना भयभीत कर दिया कि वो एक कोने में बैठ गया। फिर ये लोग चले गए मूलचंद अरोड़ा के पास, जाके बैठे और उनसे कहा कि तुमको कई दिन से समझाया जा रहा था लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा था, और बैग खोला, बैग से AK-47 निकाल के लगा दी मूलचंद अरोड़ा को और उसके बाद उनको अपने कब्जे में ले लिया। कहा चुपचाप चलो, ज़रा से भी शोर करोगे हमारा कुछ नहीं होगा, हम तो तुम्हें मार देंगे, मार के चले जाएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मूलचंद अरोड़ा जब बाहर निकल रहे तो उन्होंने AK-47 अपने बैग में रखी, एक पिस्टल निकाली, उसने मूलचंद अरोड़ा के सटा के लगाई, उसके साथ आराम से बातें हुए करते हुए बाहर आ गया। अपनी मारुति कार खड़ी थी उसमें उनको बैठाला और लेके विभूति खंड 5 और उनको लेके विभूति खंड 5 में
एक किराए का मकान था जो उसने ले रखा था। ये लोग वहाँ मूलचंद अरोड़ा को लेके गए, कुछ देर वहाँ पे रखा। उसके बाद एक जिप्सी निकाली जो इन लोगों ने लूटी थी, एक जो है पंजाब के एक मंत्री के कोई रिश्तेदार थे उनकी, और उसके ऊपर नीली और लाल बत्ती लगी रहती थी, ये उसको लेके जाते थे। तो उस जिप्सी में इन्होंने बैठाला उसको, नीली बत्ती लगी हुई थी, उसको लेके चले। और जैसा कि जब रास्ते में बातचीत हो रही थी तभी तो श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा कि नीली बत्ती का मज़ा ही अलग होता है। ये लोग गए और उसके बाद चिन्हट में चेक पोस्ट था, बाराबंकी में था, रौनाही, फैजाबाद, यहाँ पे बैरियर्स लगे थे। पुलिस की टीमें जो है वो तलाशी ले रही थी, लेकिन जैसे उन्होंने नीली बत्ती को देखा उन्होंने गेट खोल दिया और बैरियर खोल दिया और ये लोग आराम से चले गए। मूलचंद अरोड़ा को लेकर पंजाब गए, पंजाब में उनको रखा, जहाँ पे उन्होंने अपने भाई से बात की। उसके बाद 50 लाख रुपए बताया जाता है कि उनको पटना के रेलवे स्टेशन पे उनके भाई रेलवे के अधिकारी थे, उनसे दिलाया गया और बाकी की रकम जो है बाद में उन्होंने देने को कहा, जो कि दी गई होगी मूलचंद अरोड़ा। तो मूलचंद अरोड़ा को रखा, हालांकि मूलचंद अरोड़ा सब कुछ देख गए थे, लेकिन वहाँ से उन्होंने उनको गाड़ी करा दी और कहा कि अगर तुम पुलिस को बताओगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और लेके आए, जब लखनऊ लेके आए तो पुलिस के सारे वरिष्ठ अधिकारी सब गए, मूलचंद अरोड़ा से मिले, बहुत अपने अपने तरीके से पूछताछ की कि उनको कोई मदद करें, लेकिन वो समझ चुके थे कि पुलिस को बताने से कोई फ़ायदा नहीं। तो वो पुलिस को भी घुमाते रहे कि हमको दिल्ली लेके गया था श्री प्रकाश, और ये वो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। उसके बाद भी बताते हैं शायद उस वक्त 2 करोड़ रुपए जो है वो श्री प्रकाश ने वसूले थे मूलचंद अरोड़ा से। अब पुलिस के नाक में दम हो चुका था, लेकिन पुलिस के पास श्री प्रकाश तक पहुंचने के लिए कुछ था ही नहीं, इवन उसकी एक सिंगल फोटो भी नहीं। अब मूलराज अरोड़ा किडनैपिंग कांड के बाद पुलिसिया पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गया था। बहुत ज़्यादा पुलिस की जो क्रेडिबिलिटी थी उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे। पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी और किसी भी तरीके से श्री प्रकाश तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन पुलिस के सामने बहुत सारी मुसीबतें भी खड़ी थी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि पुलिस के पास अब तक श्री प्रकाश का एक भी फोटोग्राफ नहीं था। जब घटनाएं हुई, बड़ी बड़ी हत्याओं की घटनाएं हुई और ये जो वसूली हो रही थी, फिरौती हो रही थी, इन सब घटनाओं के पीछे पुलिस का यही था कि किसी तरीके से उसकी कोई फ़ोटो हाथ लगे, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस के हाथ लगे। पुलिस फ़ोटोग्राफ्स की तलाश कर ही रही थी और उसके चक्कर में वो वहाँ जा रही थी जहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि श्री प्रकाश कुछ शादियों में शामिल हुआ था, किसी फंक्शन में, दावत में, पार्टी में शामिल हुआ था, वहाँ पुलिस जा रही थी और उसके बारे में पता लगा रही थी। इसी बीच पुलिस के हाथ एक जानकारी लगी कि श्री प्रकाश एक शादी में शामिल हुआ था और उसकी फ़ोटोग्राफी की थी। उस टाइम में एक सैनी फ़ोटोग्राफ़र हुआ करता था जो कि बड़ा प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र था। तो पुलिस ने उसके यहाँ भी कुछ जाके जांच पड़ताल की, उससे पूछताछ की कि कैसा कोई फ़ोटोग्राफ मिल पाएगा। वो बहुत डर गया क्योंकि वो जानता था, श्री प्रकाश के आतंक से वाकिफ़ था। उसने सारी फ़ोटो जो निगेटिव्स होती थी सब जला दी। इसके बावजूद एक दिन श्री प्रकाश उसके पास पहुंचा और श्री प्रकाश शुक्ला ने उससे कहा कि सुना तुम मेरी फ़ोटोज़ बहुत आजकल बांट रहे हो। उसने सारी कस्में खाई, अपनी फैमिली की, बच्चों की कस्में खाई कि मेरे पास पुलिस आई ज़रूर थी, लेकिन मैंने किसी को कोई फ़ोटोग्राफ नहीं दी, इवन मैंने सारी रील जो थी वो जला दी हैं। इसके बावजूद श्री प्रकाश ने उसको 3 गोलियां मार दी और उसकी हत्या कर दी। वजह ये थी कि श्री प्रकाश इतना उसके बहाने टेरर फैलाना चाहता था कि किसी के पास अगर उसकी फ़ोटोग्राफ्स हो तो वो ना दे। लिहाजा पुलिस के हाथ अब तक कोई भी कामयाबी नहीं लग पा रही थी जिससे पुलिस और अपनी टीम में अपने लोगों तक ये बात पहुंचा सके या उसकी पहचान कहीं से पुलिस तक लग सके। इसी बीच लखनऊ के हज़रतगंज में जो पराग रोड पे है, उसका एक कथित जीजा रहता था जिसके कहने पर श्री प्रकाश ने लॉटरी व्यवसायी विवेक की हत्या की थी। पुलिस उसके घर पहुंचती है और वहां जाकर पूछताछ करती है उस व्यक्ति से, उसकी पत्नी से, दोनों से पूछताछ करती है और वो लोग बिल्कुल पूरी तरीके से मना कर देते हैं कि नहीं, हमारे पास श्री प्रकाश की कोई भी फ़ोटो नहीं है। उस दोनों की एक छोटी बच्ची थी। तत्कालीन सीओ जो थे कैसरबाग, राजेश पांडे साहब, वो जो है उसकी बेटी को अलग एक कमरे में ले जाते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा
तुम्हारे पास कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ्स है उसकी? तो वो बच्ची बताती है और एक वो एल्बम लेके आती है, उसमें एक फ़ोटोग्राफ मिल जाता है, उसमें वो दिखाती है कि ये हैं श्री प्रकाश, ये मेरे मामा हैं। अब पुलिस के हाथ एक बड़ी, पहली बार एक अहम ठोस कामयाबी पुलिस को मिलती है कि कम से कम श्री प्रकाश की पहचान उस फ़ोटो के ज़रिए हो सकती थी। लेकिन जब ये फ़ोटो पुलिस के हाथ लगती है तो उसके जो माँ बाप दूसरे कमरे में होते हैं वो आते हैं दौड़ के और पैरों पे गिर जाते हैं पुलिस अधिकारियों के, कहते हैं कि बड़ा गज़ब हो जाएगा अगर श्री प्रकाश ने ये फ़ोटो देख ली तो उसको पता चल जाएगा वो फ़ोटो यहीं से, और हम में किसी को नहीं बख्शेगा, वो सबको गोली मार देगा। पुलिस के अधिकारी उससे कहते हैं कि वो तो तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा साला लगता है, लेकिन वो कहता है कि वो उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, वो जिससे भी उसको ज़रा से भी ख़तरा होता है उसको सीधे से गोली मार देगा, उसके अंदर ज़रा से भी हमदर्दी नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं हेजिटेट होगा हम लोगों को गोली मारने में। अब पुलिस के अधिकारी, क्योंकि फ़ोटो ज़रूरी थी, वहाँ से फ़ोटो लेके आते हैं और उन लोगों को भी आश्वस्त करते हैं कि कुछ हम लोग ऐसा करेंगे कि फ़ोटोग्राफ से तुम लोगों की पहचान नहीं हो पाएगी। सीओ राजेश पांडे साहब जो है, उस वक्त हजरतगंज में एक बहुत ही पॉपुलर फ़ोटो स्टेट एक शॉप थी, आज भी है, वो वहाँ पे जाते हैं, उसके मालिक को कॉन्फिडेंस में लेते हैं क्योंकि उसी के पास एक कलर फ़ोटो स्टेट मशीन आ चुकी थी। उससे पहले राजेश पांडे जी दिमाग लगाते हैं। आपको याद होगा वो जो 90s का वो जो पीरियड था, आपको याद होगा उस ज़माने में हीरो हीरोइन के जो है वो पोस्ट कार्ड बहुत चलते थे, तो वो उन्होंने हजरतगंज में जाके देखा और एक सुनील शेट्टी का एक फ़ोटोग्राफ था, क्योंकि इसकी भी हेल्थ बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड ख़रीदा वहाँ पर और उसके बाद जाके उस कलर लैब वाले से कहा कि तुम मैचिंग कर दो, कि नीचे का धड़ इसका लगा दो और उसमें से फ़ोटो निकाल के इनकी लगा दो। और बड़ा टेक्निकल वो फ़ोटो बनाई गई। हालांकि जो एक्सपर्ट थे वो उसको पहचान सकते थे कि ऊपर का वो सर लगाया गया, लेकिन आम आदमी उस वक्त बिल्कुल भी मिक्सिंग, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, इसको नहीं समझ सकते थे। तो खैर वहाँ से उसकी मिक्सिंग कराई गई। उसके बाद फिर लखनऊ में एसएसपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, सारे मीडिया के लोगों को बुलाया गया और उसके बाद श्री प्रकाश की फ़ोटो रिलीज़ की गई कि ये श्री प्रकाश है और यही हत्याएँ कर रहा है। अब पुलिस और भी तरफ अपनी जो है निगाहें रखे हुए थी। जो उस ज़माने में पीसीओस थे, वहाँ से फ़ोन होते थे, ख़ासकर हजरतगंज में और ये जवाहर भवन के सामने एक लाइन से जो पीसीओस थे, यहाँ पे इंदिरा नगर में, गोमती नगर में, इन सब जगहों पे जो थे पुलिस यहाँ पे लगातार जो है वो ट्रैक कर रही थी, इनको सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी पुलिस के हाथ एक और अहम जानकारी लगी कि एक मोबाइल नंबर पे एक लड़के से बात हो रही थी। वो लड़का क्या करता था, जो अखबारों में हिंदी या अंग्रेज़ी अखबार में जो श्री प्रकाश के बारे में निकलता था उसको कलेक्ट करता था, फ़ोन से जानकारी देता था श्री प्रकाश। उसने बताया कि दादा आपकी फ़ोटो अखबारों में निकली हुई। इस बात को श्री प्रकाश ने मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा किस तरीके का, उसने बताया कि आप ब्लू डेनिम की शर्ट पहने हुए हैं। तो श्री प्रकाश ने कहा नहीं, मैं कभी डेनिम की शर्ट नहीं पहनता हूं। लेकिन उस लड़के ने कहा कि रिजिड था, उसने कहा कि नहीं मैंने देखा है। तो श्री प्रकाश ने कहा कि ठीक है, आप जो है वो सारे अखबार कलेक्ट करके फला जगह पहुँचाओ, मेरा आदमी आके ले जाएगा। पुलिस को अब जानकारियाँ मिलनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे श्री प्रकाश के बारे में लोकल इन्फॉर्मेशन पुलिस को काफ़ी कलेक्ट हो रही थी। हो रहा था इस तरीके से कि पुलिस को ये जानकारी मिली कि श्री प्रकाश जो है वो अक्सर सुबह के वक्त कभी वो बाबू केडी सिंह स्टेडियम में जाता है, कभी वो स्कूलों के बाद जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं लेटो लामाटीनियस या करामत की तरफ, वहाँ पे टहलते हुए सुबह के वक्त वो देखा जाता है। स्टेडियम में वो रेगुलर जाता है, वहाँ पे वॉक करता है, उसके बाद सीढ़ियों पे बैठ जाता है और जो लड़कियाँ वहाँ से गुजरती हैं उनको देखता है। श्री प्रकाश की जो है दो कमियाँ बताई गई थी। एक तो ये कि वो लड़कियों का शौकीन था, लड़कियों को देखने के चक्कर में वो अक्सर हजरतगंज जाता था। हजरतगंज में जो साहू सिनेमा के सामने वुडलैंड की शॉप है वो वहाँ खड़ा होता था, कभी बगल में जो छेदीलाल के वो जूस कॉर्नर है वो वहाँ पे भी रुकता था। और एक और पुलिस के हाथ अहम जानकारी लगी थी, वो ये थी कि वो अक्सर जो है ताज होटल में जो सैलून है वहाँ पे शेव कराने जाता है, और कभी वो जनपद में बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून था वहाँ पे शेव कराने जाता है, क्योंकि श्री प्रकाश कभी खुद से शेव नहीं करता। अब पुलिस के हाथ ये इन्फॉर्मेशन लगी थी, बल्कि पुलिस का नहीं बल्कि पुलिस के कुछ अधिकारियों के पास, टॉप अधिकारियों को ये इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए वो लोग इसको ज़्यादा डिस्क्लोज़ भी नहीं करना चाहते थे। पुलिस ने यहाँ से
निगाह रखनी शुरू कर दी। स्कूलों के बाहर जो है पुलिस के कई टीमें लगाई गई थी और शाम के टाइम जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे, जैसे जो है लखनऊ के एसपी सिटी और जो है कैसरबाग सीओ राजेश पांडे साहब, ये 2-3-4 लोग अपने सादी वर्दी में उस वक्त हज़रतगंज में भी ये लोग टहलने लगे, ताज होटल में भी ये लोग निगाह रख रहे थे कि अगर श्री प्रकाश आएगा तो जो है हम लोग उसको यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन अब एक बड़ी घटना यहाँ पे होने वाली थी, एक ऐसी घटना जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला के रख देती है। पुलिस के अधिकारियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसी घटना हो सकती है और श्री प्रकाश इतना दुस्साहस कर सकता है। उस वक्त एसपी सिटी के पेशकार थे आर.के. सिंह साहब। आर.के. सिंह साहब अपने डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। उसकी वजह थी कि वो सारी सूचनाएं जो है ऊपर अधिकारियों को देते थे। शासन में जो सूचनाएं मांगी जाती थी वो कलेक्ट करके नीचे वालों से और ऊपर वो भेजते थे, या ऊपर की जो सूचनाएं होती थी वो नीचे भेजते थे। तो सभी लोगों का उनसे जुड़ाव था और बहुत ही पॉपुलर इंसान भी थे अपने व्यवहार के चलते। आर.के. सिंह इस पूरे जो एपिसोड था उससे बहुत करीबी से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो सारी सूचनाएं कलेक्ट करके इन अधिकारियों को, अपने अधिकारियों को, एसपी सिटी साहब को, एसएसपी साहब लखनऊ साहब को और सीओस जो थे उनको देते थे। और श्री प्रकाश के इस पूरे मामले में मैं काफ़ी करीब से उनको सारी इन्फॉर्मेशन थी। आर.के. सिंह साहब की जेब में हमेशा श्री प्रकाश की फ़ोटो पड़ी रहती थी। जबकि मैं इस बारे में ख़ास बात आपको ये बता दूँ, अधिकारियों के अलावा श्री प्रकाश का इतना टेरर था कि जो नीचे के दरोगा या सिपाही थे वो अपनी जेब में उसका फ़ोटो रखने से डरते थे कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारी मुलाकात हो जाए और हमारी जेब में फ़ोटो निकल आए, या उसको इन्फॉर्मेशन हो जाए कि ये उसकी फ़ोटो रख के जेब में घूम रहे हैं। इतना ज़बरदस्त, इतना ख़तरनाक इंसान और इतना टेरर उसका था। तो एक शाम की बात है, ये एसपी सिटी साहब, राजेश पांडे साहब, 1-2 लोग उनके साथ और सादी वर्दी में थे, और आर.के. सिंह, ये लोग हज़रतगंज पहुंचते हैं, जनपद मार्केट में पहुंचते हैं और वहाँ पे धीरे धीरे लोग निगाह रखना शुरू करते हैं कि यहाँ पे कौन सा व्यक्ति है जिसके साथ वो या कोई उसका साथ वाला एक बड़ा बैग लेके घूम रहा है। क्योंकि हमेशा श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथ AK-47 लेके ही घूमता था, बिना AK-47 के वो कहीं जाता नहीं था। आर.के. सिंह साहब, आप जनपद में जो ऊंचा वाला वो जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं उस ऊंचाई के ऊपर आर.के. सिंह साहब खड़े हुए, वो वहाँ से देख रहे थे। बाकी ये एसपी सिटी साहब और सीओ साहब, ये दोनों लोग वॉक कर रहे थे और देख रहे थे हर आने जाने वाले। तभी जो सामने की सीढ़ियाँ जो जनपद मार्केट में सामने से दारुल शफा की तरफ से आती हैं, उधर से एक नाटे कद का आदमी अपने हाथ में एक बड़ा बैग लेके आता हुआ दिखाई दिया। इन लोगों ने देखा, देख के ही वो थोड़ा संदिग्ध लग रहा था और उसके ऊपर वो इतना बड़ा बैग सूट भी नहीं कर रहा था। दोनों अधिकारी गए, इन लोगों ने जाते ही उस बैग को पकड़ लिया और उसका एक हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, क्या है इसमें, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। वो अजीब सा आदमी अजीब सा रिएक्ट करने लगा और वो बार बार उसका हाथ जो है उस बैग की चेन की तरफ जा रहा था। राजेश पांडे साहब ये देख रहे थे, उन्होंने जो है तेज़ी के साथ उसकी चेन खोली तो देखा उसमें AK-47 है। इतने में उसने कोशिश की हमले की, लेकिन इन दोनों अधिकारियों ने उसको गिरा दिया, उसके पैर में गोली मार दी और उसको अपने काबू में करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कब्जे में कर भी लिया था उसको, और ये इधर ये बवाल चल रहा था। उसके बाद एक और फायर की आवाज़ सुनाई देने लगी, लेकिन ये लोग इधर थे। उसके बाद पता चला कि आगे को लोग चिल्लाने लगे कि एक और बदमाश मारा गया, आगे पकड़ा गया। ये लोग उसको अपने काबू में करने के बाद जब ये लोग वहाँ पहुँचे कुछ देर के बाद, तो देखा कि चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी और एक शख्स मुंह के बल गिरा हुआ है। जब पास पहुँचे तो इन अधिकारियों के होश उड़ गए। होश इसलिए उड़ गए कि वो आर.के. सिंह साहब थे, और आर.के. सिंह के साथ हुआ ये था कि वो ऊपर से निगाह रख रहे थे। इधर ये एपिसोड चल रहा था कि ये लोग उस ठिगने आदमी को कब्जे में करने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी जिसको इन्होंने गिरा रखा था वो सूरज भान का बड़ा ख़ास शूटर, उनका ख़ास आदमी था जो घूमने के लिए लखनऊ आया था। श्री प्रकाश ने उसको घुमाने के लिए लखनऊ बुलाया था, वो AK-47 लिए हुआ था। उधर आर.के. सिंह साहब ऊपर ऊंचाई से देख रहे थे और उन्होंने श्री प्रकाश को देख लिया।
पीछा किया श्री प्रकाश अपने साथियों के साथ, 2 और साथियों के साथ था। वो लोग जो है दारुल शफा की तरफ भागे और आर.के. सिंह साहब पिस्टल लिए हुए थे। तभी जो जनपद के आगे जो जहाँ पे पार्किंग होती है वहाँ पे वो चेन बांध रखते हैं जो पार्किंग वाले, उस चेन से टकरा के आर.के. सिंह गिर गए। श्री प्रकाश ने ये देखा, हालांकि श्री प्रकाश भाग चुका था, लेकिन जब उसने देखा कि आर.के. सिंह गिर गए हैं तो वहाँ से वापस आया। उसने उन्हीं का रिवॉल्वर उठाया और सर में 9 गोलियां मार दी। आर.के. सिंह साहब की डेथ हो चुकी थी। उनका पार्थिव शरीर वहाँ पे पड़ा हुआ था और उनके पार्थिव शरीर को देख के ये अधिकारी हिल के रह गए। तब जो है एक बयान न कर पाने वाला माहौल उस वक्त बना था। ख़ास बात ये देखिए कि उस वक्त नई नई सरकार बनी थी कल्याण सिंह की। सामने दारुल शफा में मंत्री ठहरे हुए थे, उनके सारे गनर थे, गार्ड्स थे, मगर ना किसी ने देखा, ना किसी ने पीछा किया। और इवन हर चौराहों पे, हजरतगंज के महत्वपूर्ण चौराहे हैं, हर चौराहों पे पुलिस रहती है, लेकिन ना किसी ने देखा उनको भागते हुए और ना ही किसी को कोई जानकारी मिली कि कौन सी गाड़ी से वो लोग गए हैं, पैदल गए हैं। पुलिस, पूरे लखनऊ की पुलिस इकट्ठा होती है, दारुल शफा के एक एक कमरों में, मंत्रियों के, विधायकों के कमरों में तलाशी होती है, लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं चलता है। ये घटना पुलिस डिपार्टमेंट को हिला देने वाली थी, लेकिन अब पुलिस के लिए एक चैलेंज भी बन चुका था, क्योंकि हर ऊपर से लेकर नीचे तक के जो पुलिस के अधिकारी और दरोगा थे, वो इस घटना से उनके अंदर एक आक्रोश था। लेकिन अब भी श्री प्रकाश जैसे खूंखार शूटर के पास तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ा टेढ़ा काम था। अभी पुलिस आर.के. सिंह के मामले को लेकर और घेराबंदी कर ही रही थी, तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी कि श्री प्रकाश कहाँ है, कहाँ गए, क्या है। तभी 13 जनवरी 1998 कैंट का जो एरिया है, सुल्तानपुर रोड, जहाँ पे एक तरफ कैंट एक तरफ सुल्तानपुर रोड, जैसे ही उस ढाल का जो एरिया है वहाँ पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग होती, बड़ी ज़बरदस्त फायरिंग होती है। एक एम्बेसडर जा रही होती है, उसको रोक के श्री प्रकाश और उसके साथी जो है उस कार में, एम्बेसडर कार में, सरकारी एम्बेसडर कार थी जिसके ऊपर सरकारी नंबर प्लेट भी लगी हुई थी, उसको रोक के ताबड़तोड़ AK-47 से गोलियां मारी जाती हैं। चारों लोग जो उसमें बैठे थे उनके चेहरों को छलनी कर दिया जाता है। इतनी ज़बरदस्त तरीके की वहाँ पे जो है फायरिंग होती है कि आप समझ लीजिए चारों का जो ब्लड था वो उससे निकल के ढाल की तरफ पूरी रोड के ऊपर जा रहा था। भीषण विभत्स हत्याकांड ये होता है। पुलिस के अधिकारी वहाँ पे पहुँचते हैं। जब पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि ये उपेंद्र विक्रम सिंह थे, जो उपाध्यक्ष थे कोऑपरेटिव बैंक के। उनके साथ एक पुलिस वर्दी में एक शख्स था और 2 उनके निजी लोग थे। चारों को छलनी कर दिया गया था, बहुत गोलियां मारी गई थी। इस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या लखनऊ तक गूंज सुनाई दी गई इस हत्याकांड की। अब अखबार वाले अलग अलग लिखने लगे, कोई रंजिशों की तरफ भी इशारा कर रहा था कि जो है ये फला गैंग हो सकता है, फला गैंग हो सकता है, किसने मारा, चारों को क्यों मारा, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स की आपसी रंजिश को लेकर। ये बात श्री प्रकाश को पसंद नहीं आई। उसने लखनऊ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार के संवाददाता को फ़ोन किया, क्राइम रिपोर्टर को, और उससे कहा कि तुम्हें पता है यह हत्याकांड मैंने किया है, तो तुमने दूसरे का तरफ जो है अंदाज़ा क्यों लगाया है, दूसरे का नाम क्यों लिखा, आइंदा ऐसी गलती मत करना। अब आप हिम्मत देख लीजिए कि उसको किसी चीज़ का डर नहीं था, ना सरकार का, ना पुलिस का, किसी का डर नहीं था। इस घटना के बाद लखनऊ में पुलिस की नाकेबंदी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। पुलिस जो है संदिग्ध लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है निगाह रख रही थी। तो कुछ दिनों के लिए काठमांडू जाने के बाद श्री प्रकाश फिर अपने साथियों के साथ अपने गॉडफादर सूरज भान के यहाँ मोकामा पहुँच गया। इस बीच सूरज भान ने श्री प्रकाश से अपना एक और ख़ास काम करने के लिए कहा। लालू सरकार में एक बड़े कद्दावर मंत्री थे बृज बिहारी प्रसाद, जिनसे बदला लेना चाहता था सूरज भान अपने दोस्तों का, अपने दोस्तों के भाइयों के हत्या का। तो उसने उससे कहा कि एक बहुत मुश्किल टास्क है तुमको, लेकिन कर दिखाना है। तो जाहिर बात है कि जो है श्री प्रकाश अपने गॉडफादर की बात कैसे डाल सकता था। हालांकि इसके बदले एक और AK-47 भी देने के लिए जो है सूरज भान ने उससे वादा किया था। बात तय हुई
लेकिन जो मंत्री उस वक्त थे बृज बिहारी प्रसाद, उनको पता भी था ये बात कि श्री प्रकाश उनकी हत्या करना चाहता है। लिहाजा वो कमांडोज, गार्ड्स, निजी गार्ड्स, बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बृज प्रसाद हमेशा जो है बृज बिहारी प्रसाद रहते थे। उस वक्त उनके ऊपर एक मामला चल रहा था, इसलिए उन्होंने अपने आप को जो है हॉस्पिटल में कैद कर रखा था एक हिसाब से। ये हॉस्पिटल कोई मामूली नहीं था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेस जो पटना में, वहाँ पे भर्ती थे। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था उस वक्त। 18 जून 1998 शनिवार का दिन था। यहाँ भी श्री प्रकाश ने कोई मामूली तरीके से हत्या नहीं की, बल्कि उसने पहले अखबारों के जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, वहाँ के बड़े मशहूर क्राइम रिपोर्टर हैं ज्ञानेश्वर जी, उनको इन्फॉर्म किया कि आज मैं एक बड़ा काम करने वाला हूँ। कहा तो यह जाता है कि लालू तक को उसका जो है उसकी कॉल गई थी। उसके बाद श्री प्रकाश जो है पहुँचता है अपने साथियों के साथ और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में जाकर श्री प्रकाश ने ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसाईं और मंत्री की हत्या कर दी। पूरी इस घटना से हंगामा मचा पूरे बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, और लगातार जो हत्याओं का सिलसिला था श्री प्रकाश का वो बढ़ता जा रहा था, उसका दबदबा कायम होता जा रहा था। वहाँ से लौटा श्री प्रकाश, अब ये हुआ था, लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि फ़िलहाल वो कुछ दिन लखनऊ नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 नवंबर 1998 को उसने कोका कोला बॉटलिंग के जो लक्ष्मण दास लधानी जो थे, उनके बेटे विवेक लधानी का किडनैपिंग की, और कहते हैं उसको लेके वो दिल्ली गया और सबसे बड़ी उस वक्त की फिरौती जो है बताई जाती है कि 5 करोड़ रुपए की फिरौती जो है श्री प्रकाश ने वसूली। अब यहाँ तक श्री प्रकाश के हौसले किस कदर बढ़ गए थे और क्या कारण था। इसके बाद उसने एक ऐसी फिरौती ली जिससे प्रदेश की सरकार हिल गई। कहा जाता है कि श्री प्रकाश ने उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली, और ये बात अफवाहों में नहीं थी, बल्कि उस वक्त के सांसद थे, आज भी सांसद हैं, वो उन्नाव से उस वक्त फर्रुखाबाद के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने ये बात जो है कही थी। और सीएम कल्याण सिंह की हत्या, उन्होंने बताया था कि आपकी हत्या होने वाली है, पूरा षड्यंत्र जो है वो रचा जा चुका है। क्या था इसके पीछे का मकसद, क्या थी ये घटना, इसके बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ। स्पेशल टास्क फोर्स इसलिए बनाई गई थी, ये यूनिट इसलिए बनाई गई थी कि उसको श्री प्रकाश तक पहुंचना था। हम अगले भाग में आपको बताएंगे कि क्या था ये पूरा मामला।